आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो अब हम शुरू करते हैं इसको कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात यानी कि बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, जो सबसे छोटे से छोटा कण होता है पदार्थ का, वो परमाणु होता है। ठीक है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में, यानी कि अब इतने सूक्ष्म कण के जो केंद्र होता है उसके केंद्र में एक नाभिक भी होता है। नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन के रूप में होता है और उदासीन कण न्यूट्रॉन के। जो ऋणावेशित कण होता है वो ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, जो नाभिक उसके बीचों बीच होता है परमाणु के, उसके चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाएं होती हैं, उन भिन्न भिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। जैसे कि मैं अब इसको समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को कि किस प्रकार से ये उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए आप, ये डायग्राम आपको परमाणु का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये परमाणु है, ये जो बड़ा सा बाहर का सर्किल है ये क्या है, परमाणु। इसके अंदर यानी कि बीचों बीच ये क्या है, एक नाभिक है। इस नाभिक में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होता है जैसा अभी बताया था ऊपर, और जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस नाभिक के चारों तरफ ऐसे करके, ये भिन्न भिन्न कक्षाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये भिन्न भिन्न कक्षाएं, इन भिन्न भिन्न कक्षाओं में डॉट डॉट जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। और इस एक बात और बता दें कि जो परमाणु होता है, इस परमाणु में नाभिक के बाहर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर नहीं प्रोटॉन होते हैं, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जैसे सपोज करो कि नाभिक के अंदर जो है, जैसे हम देख रहे हैं कि कितने, दो प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, दो। पॉजिटिव है, धनात्मक है, ठीक है नहीं, यानी कि पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव। अब इसके जो बाहर अगर हम बात करें, दो क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी बताया कि दोनों की संख्या कैसी है, बराबर। तो ये जो है बराबर, अगर इनको हम देखें, इसको इस प्रकार से लिख लें ऐसे कि प्लस के दो क्या हैं, प्रोटॉन, ठीक है, और माइनस के दो क्या हैं, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो बराबर अगर इनको देखें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये देखो कि दो प्लस के हैं और दो ही क्या हैं, ये माइनस के। तो ये कटकर बराबर किसके आ जाएंगे, जीरो के। जीरो का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रॉन, क्या हो गया, न्यूट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्लस प्रोटॉन बराबर किसके होंगे, न्यूट्रॉनों के। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है, जो न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर वो जीरो होता है। कितना होता है न्यूट्रॉन पर चार्ज, जीरो होता है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस होता है और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस होता है। जितना इस पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव में, कितना होता है, बराबर होता है ये माइनस का 1.6, ठीक है। कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। और इस पर जो होता है वो कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। ये नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होता है। कैसे होता है, ये पॉजिटिव। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, दोनों बराबर होते हैं परंतु एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये हमने कल की वीडियो में भी पढ़ा था। इसी प्रकार से हमने ये बात करी, तो दोनों बराबर हैं। जितने प्रोटॉनों की संख्या है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों कट के हो जाते हैं न्यूट्रल। तो जो सामान्य रूप में पदार्थ पाया जाता है, सामान्य रूप में जो पदार्थ पाया जाता है उस पर आवेश शून्य होता है। जब उसको रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता, जिसमें अधिकता हो जाती है वो नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जिसमें अधिकता होगी क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव आवेश। और जिसमें प्रोटॉनों की अधिकता हो गई, प्रोटॉनों की अधिकता नहीं, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई उस धनावेशित हो जाता है
अर्थात उस पर धन आवेश आ जाता है। इस प्रकार से, और जब ये दोनों एक दूसरे को निरावेशित कर देते हैं, जो सामान्य स्थिति होती है पदार्थ की, वो सामान्य स्थिति न्यूट्रल होती है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोटॉन है, यहाँ से एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ घूमता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से जंप करता है अपने से उच्च कक्षा में। जब अपनी से उच्च कक्षा में जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी से उच्च कक्षा में जाता है और एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को देकर पुनः अपनी कक्षा में वापस आ जाता है। इस प्रकार से जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया और जाकर इसने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और ये वापस आ गया। अब इसको एनर्जी देकर अपने वापस जाने में और आने में जो समय लगता है, इसको लगता है 10⁻⁻⁸ सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 10⁻⁻8 सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन ये इस प्रकार की घटना कर देता है, यानी कि अपनी कक्षा से अपनी से उच्च कक्षा में चला जाता है और वहां से वापस आ जाता है। इस प्रकार से फिर ये जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जिसको ऊर्जा मिली है, ये भी एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है ऊर्जा लेकर, और उत्तेजित होकर अपने से उच्च कक्षा में चला जाता है और उच्च कक्षा में जाकर ये भी इसी प्रकार से 10⁻⁻8 सेकंड में ही उसको एनर्जी देकर वापस आ जाता है। फिर ये प्रक्रिया बाहर की ओर ऐसे ही चलती रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो है वो हमारी बाहर की ओर चल रही है। इस प्रकार से जब बाहर की ओर चल रही है तो इसका मतलब बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और जब ये इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सरफेस है हमारा वस्तु का सरफेस, वो गर्म हो जाता है, यानी कि वो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चलता है। कब? जब कोई घटना घटित होती है, जैसे किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है। जैसे हमने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था, तो कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा था तो कांच की छड़ में धनात्मक आवेश आ गया था और रेशम में ऋणावेशित आवेश आ गया था। लेकिन दोनों पे आवेश कैसे थे? बराबर थे। ठीक है, दोनों पे आवेश कैसे हैं? बराबर। एक पे प्लस है, प्लस का क्यों। ठीक है, एक पर कैसा था? प्लस का क्यों है, और दूसरे पर माइनस का क्यों। बराबर दोनों अगर मिला दें तो क्या हो गया? न्यूट्रल, जीरो। ठीक है नहीं, उन दोनों को जब हमने रगड़ा तो एक पर धनात्मक आवेश और एक पर ऋणात्मक आवेश, लेकिन बराबर आवेश आते हैं, गर्म हो जाता है। जैसे हम अपने ठंड के मौसम में अपने हाथों को रगड़ते हैं तो हमारे हाथों के जो सरफेस हैं वो गर्म हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर से एनर्जी लेकर बाहर चलते हैं, और जब बाहर आ जाते हैं तो बाहर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो अधिक हो जाती है। जो बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जो आप चित्र में देख रहे हैं, बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर के सरफेस में, बाहर की कक्षा में, बाह्य कक्षा में, ये इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मुक्त कैसे होते हैं? अब इसकी बात हम समझा देते हैं आपको कि जो नाभिक है, ये नाभिक में क्या है? एक नाभिकीय बल लगा हुआ है। इस नाभिक के आसपास में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिकीय बल से प्रभावित रहते हैं। प्रभावित का मतलब है कि उसमें एक आकर्षण बल है, जो नाभिकीय बल है वो भी एक प्रकार का आकर्षण बल है, और वो अपने पास वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे रहता है, तो उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उनको इस वस्तु से हटाया नहीं जा सकता क्योंकि वो प्रबल होता है। नाभिकीय बल कैसा होता है? प्रबल होता है, तो वो इनको अपनी ओर आकर्षित किए रहता है। जैसे जैसे हम इस नाभिक से दूर जाते चले जाते हैं, यानी कि बाहर की जो कक्षाएं होती हैं, दूर की कक्षाएं, जैसे जैसे हम देखें पास वाली कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नाभिकीय बल का ज़्यादा प्रभाव होगा, तो इसका मतलब वहाँ पर आकर्षण का ज़्यादा होगा, तो उनको नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन उससे अगली कक्षा में देखें तो उसका प्रभाव, जो नाभिकीय बल का प्रभाव इन इलेक्ट्रॉन पर कम होगा। फिर इसी प्रकार से उससे अगली कक्षा में और कम हो जाएगा, और अगली कक्षा में और ज़्यादा कम हो जाएगा। जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, अर्थात जो सबसे बाह्य कक्षा है, उस पर इस नाभिकीय बल अर्थात इस आकर्षण बल का बहुत कम प्रभाव हो जाता है। तो इस कम प्रभाव होने के कारण ही इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम तोड़ सकते हैं, अर्थात उन इलेक्ट्रॉनों को इस सरफेस से अलग कर सकते हैं। तो जब जो इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस को छोड़ सकता है वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अर्थात उन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर की सरफेस पर, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब यही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि हमने जो पढ़ा है अभी, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो आवेश उत्पत्ति कैसे हो रही है? आवेश उत्पत्ति इस प्रकार से हो रही है कि जब हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो गति करना शुरू कर देते हैं, वो एनर्जी को लेकर बाहर की ओर डोनेट करना शुरू कर देते हैं।
तो अपने से उच्च कक्षा में, फिर उच्च कक्षा का इलेक्ट्रॉन अपनी से उच्च कक्षा में, उच्च कक्षा का इलेक्ट्रॉन अपनी से उच्च कक्षा में, तो एक दूसरे की उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को पहुंचाता चला जाता है और एनर्जी वो बाहर की सरफेस पर आ जाती है और बाहर की सरफेस हमारी हीट हो जाती है। जैसे हम पुराने ज़माने में पत्थर को रगड़ा करते थे तो पत्थर भी इसी प्रकार से एनर्जी उत्पन्न कर देते थे और आग लग जाती थी। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं आवेश के क्वांटीकरण की। तो आवेश का जो क्वांटीकरण है, इसमें अगर हम देखें आवेश के क्वांटीकरण में क्या है, जैसे हम आवेश का क्वांटीकरण देख रहे हैं कि कोई भी पदार्थ है, अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने देखा कि कोई पदार्थ जैसे Na सोडियम है, ये सोडियम करता है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का घेरा नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर जैसे सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अगर किसी को देता है तो उस पर धनावेशित आ जाता है। Na इक्वल टू Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया इसमें से, तो क्या आ गया इस पर धनावेश। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी कि अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन दें, जैसे ठीक है Cl, अगर Cl को हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो Cl को जैसे हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, उस पर नेगेटिव आवेश आ जाता है इस प्रकार से। अब इसी बात को हम देखो इस प्रकार समझ सकते हैं, जो आवेश है, ठीक है, आवेश यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ये हमने पीछे पढ़ा है। अगर हम इसी बात को समझें तो किस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई एक वस्तु है, ये पदार्थ है कोई, इस पदार्थ को हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, हमने इसको दिया एक इलेक्ट्रॉन। जब इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, क्योंकि अधिकता के कारण इस पर आवेश आवेशित हो गया, माइनस आ जाता है, ठीक है। इस पर जो आवेश आ गया वो कैसा आ गया, ऋणावेशित। अब जब ये आवेश ऋणावेशित आया तो इसका जो आवेश होगा वो -1 गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। समझ लेना, इसको बहुत ध्यान से समझना कि आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है, कि आवेश बराबर माइनस आवेश आया इस पर, माइनस आवेश तो -1 इंटू हमने एक ही तो इलेक्ट्रॉन दिया था ना, तो -1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। अगर हम इसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन दें, ठीक है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन दें, 2, तो इसकी जगह कितना हो जाएगा -2, इसकी जगह इसके स्थान पर हो जाएगा -2 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी प्रकार से अगर हम इसकी जगह 2 की जगह कितने दें, n इलेक्ट्रॉन दे दें, इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे दें, इसको n, हम इसको भी नहीं ले रहे, n इलेक्ट्रॉन दे दें, तो n इलेक्ट्रॉन दें हम, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अब इस -2 की जगह n इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये n इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन चार्ज कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है पदार्थ, तो यहाँ पर जो है वो जो माइनस का n ई है वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो हमने n इलेक्ट्रॉन दिया, Ne गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये वही रहेगा ना। इसी प्रकार से अब इसको देखें कि कोई वस्तु है, इस वस्तु से मैंने इलेक्ट्रॉन जो है निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर जो आवेश आ जाएगा वो आवेश कितना हो जाएगा, 1 का, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जैसा अभी देखा था हमने कि जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो आवेश कैसा आया, इस पर प्लस चार्ज आया ना। इसी प्रकार से हमने यह देखा कि जब आवेश निकाला तो कितना आ गया इस पर, +1, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो +1 गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी प्रकार से हमने मान लिया इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो एक की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पर +2 गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर हम देखें, हमने मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे निकाल रहे हैं, तो n इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इतना उस पर आवेश, यानी उसका जो टोटल आवेश है वो इतना हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसी आधार पर अब हमने क्या देखा कि हमने देखा इसको कि जो कुल इन दोनों की बात करी हमने कि हो सकता है जब हम पदार्थ को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है वो, और इलेक्ट्रॉन को